हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए, जिसमें अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 3 का बी सेक्शन। मैंने ऑलरेडी बी सेक्शन के वीडियोस को अपलोड कर दिया है। जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके उसको चेकआउट करें प्लेलिस्ट में, है ना। ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये जो सामने स्लाइड में आपका दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। जिसमें मैंने जो इससे प्रीवियस वाला सेशन था वहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट को, जहाँ पे मैंने बोला था कि कभी भी हम लोग इंटेलिजेंस टेस्ट को अगर डिवाइड करते हैं तो 3 बेसिस पे करते हैं। पहला होता है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के बेसिस पे, दूसरा होता है आपका जो कल्चर है, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी अक्रॉस द कल्चर्स। देन तीसरी टाइप्स होती है आपका आइटम, ठीक है, आइटम्स जो भी आप यूज कर रहे हो टेस्ट के अंदर, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं। जब हम पार्टिसिपेंट्स के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं तो 2 टेस्ट निकल के आते हैं, एक होता है आपका इंडिविजुअल टेस्ट, दूसरा होता है आपका ग्रुप टेस्ट। उसी तरह आपका जब हम कल्चर के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं तो कल्चर फेयर टेस्ट और कल्चर बायस टेस्ट। मतलब कल्चर फेयर टेस्ट में ऐसा है कि यहाँ पे कोई भी कल्चर बिल्कुल फेयर है, ठीक है, कहीं पे भी बायसनेस नहीं है। दूसरा है आपका कल्चर बायस टेस्ट। देन आते हैं आपका कि आइटम के बेसिस पे हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें वर्बल टेस्ट होते हैं आपके और नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं। बेसिकली आज का जो पूरा सेशन रहेगा हमारा, ठीक है, वहां पे सिर्फ हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, है ना, जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट हैं। उसके बाद जो हमारे 3 टॉपिक और रह जाएंगे वो रह जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक सेकेंड मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, इसके बाद का एक सेशन और रहेगा, छोटा सेशन रहेगा, मैंने यहाँ पे नहीं ऐड किया उस सेशन, वो सेशन की स्लाइड्स क्यों बता रही हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, है ना, और मेटाकॉग्निशन, ठीक है। ये 3 टॉपिक ही आपके रह जाएंगे यूनिट 3 के बी सेक्शन के, समझ रहे हो। 3 के बी सेक्शन के सिर्फ ये 3 टॉपिक रह जाएगा। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो कल आपका अपलोड करूंगी, जहां पे इन तीनों चीज देखो, देखा जाए प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड मेटाकॉग्निशन, मैं चाहूँ तो मतलब थोड़ा सा ही समझा करके आज के सेशन में कंप्लीट कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ ये जो तीनों टॉपिक हैं आपके पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और पेपर 2 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तीनों को आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। डिटेल में इन द सेंस आप हर एक पॉइंट को आपको इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपके एप्लीकेशन मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, है ना। तो इसी वजह से पूरा डिटेल में, और तीनों ही अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। हर साल ही आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं, चाहे उनके क्रिएटिविटी किसने दिया हो या फिर क्रिएटिविटी में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, ठीक है, कैसे इसको स्टेजेस में लेके जाते हैं, ठीक है, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो या मेटाकॉग्निशन हो, है ना। इससे काफी ज्यादा डिटेल में आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे सरफेस लेवल पे आपको नहीं करवा रही हूँ, मैं डिटेल में ही आपको कराऊंगी। इसी वजह से मैंने एक अलग से सेशन इसका रखा है, जहाँ पे हम इसको डिटेल में करेंगे। आज के सेशन में करते तो आधा अधूरा रहता, ये तीनों ही आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, है ना। इसी वजह से मैंने इसका एक अलग का सेशन है, ठीक है, वो मैं मतलब कंटेंट इसका कल के सेशन में मैं आपके रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगी, ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ हम लोग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट को डिस्कस करेंगे, राइट। अब देखो, सबसे पहला क्या था यहाँ पे, इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट, ठीक है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट। अगर इंडिविजुअल टेस्ट की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट के बेसिस पे कर रहे हैं। इंडिविजुअल टेस्ट कहने का मतलब क्या है, अब की पॉइंट को भी मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी, आपको पूरा पोथा लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, की पॉइंट पे ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे की पॉइंट से आपके आंसर्स बन जाते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट कहने का मतलब क्या है, वन इंडिविजुअल एट अ टाइम, ठीक है। इंडिविजुअल टर्म जो है टेस्ट होता है वो एक इंडिविजुअल को एक टाइम पे हम लोग करते हैं। देयर आर मेनी स्टैंडर्डाइज इंडिविजुअल टेस्ट। अब ये जो अब पूछे जाते हैं आपसे, क्वेश्चन में आता है कि कौन से इंडिविजुअल टेस्ट हैं, कौन से ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, ऐसे करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो कुफमान स्केल्स हैं, स्टैनफोर्ड बिने स्केल है, बैचलर्स इंटेलिजेंस स्केल है, दीज आर द इंडिविजुअल टेस्ट। अब ये जो स्टैनफोर्ड का जो बिने स्केल है, स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, जो बिने साइमन थे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय बिने एंड साइमन। कब इन्होंने किया था, 1905 में। सेट वगैरह के एग्जाम से पूछे जाते हैं। इट वाज वन ऑफ द पॉपुलर इंटेलिजेंस टेस्ट अमंग साइकोलॉजिस्ट। लेटर दिस टेस्ट वाज रिवाइज्ड
ठीक है। सबसे पहले जो इंटेलिजेंस का ये टेस्ट था वो किसने दिया था, बिने एंड साइमन ने दिया था 1905 में। देन इसको फिर से रिवाइज किया गया, ठीक है। किस अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार इस टर्म को, मतलब ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट था वो किसने दिया था, बिने साइमन ने दिया था। इसको रिवाइज किसने कराया था, सीटेट वगैरह का अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो ये चीज आप समझ रहे हो, ठीक है। इसको रिवाइज किसने कराया था, लुइस एम टर्मन ने कराया था। किसने कराया था, लुइस एम टर्मन ने इसको क्या कराया था, रिवाइज कराया था। दिया किसने था, बिने साइमन ने 1905 में दिया था, और इसको रिवाइज किसने किया था, टर्मन ने किया था। आफ्टर वैलिडेटिंग इट ऑन द अमेरिकन पॉपुलेशन, इन्होंने इस टेस्ट को फिर से रीनेम किया, ठीक है। क्या बोला, स्टैनफोर्ड बिने साइकिल स्केल, सॉरी स्टैनफोर्ड बिने स्केल बोला। अब इन 2003 द फिफ्थ वर्जन, अब ये जो स्टैनफोर्ड बिने स्केल है इसका फिफ्थ वर्जन आता है जिसे SB5 करके बोलते हैं। अब इसी टेस्ट को, ये जो आपका स्टैनफोर्ड बिने स्केल था, इसको में 10 सब टेस्ट बनाए गए, ठीक है, जिसमें 5 मेजर फैक्टर आते हैं। अब ये पांचों मेजर फैक्टर के नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे पहले आता है फ्लूइड रीजनिंग, ठीक है। फिर क्या आता है आपका नॉलेज, फिर आता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, फिर आता है विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग, फिर आता है वर्किंग मेमोरी। सिर्फ नाम याद रखो, ठीक है, और ये नाम याद रखो, और ये याद रखो 2003 में इसको रिवाइज इसका फिफ्थ वर्जन आया था, जहां पे 5 मेजरिंग फैक्टर्स थे, है ना, 5 मेजरिंग फैक्टर थे। सबसे पहले स्केल कब आया था, और इसमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, जो स्टैनफोर्ड बिने स्केल है वो इंडिविजुअल टेस्ट है, ठीक है। और इसको पहली बार डेवलप किसने किया था, बिने एंड साइमन ने किया था 1905 में। इसको रिवाइज किसने किया था, लुइस एम टर्मन ने किया था। और रिवाइज करने के बाद इसको रीनेम किया था उन्होंने, और क्या बोला था, स्टैनफोर्ड बिने स्केल बोला था। उसके बाद ये इसका फिफ्थ वर्जन आया 2003 में, जहां पे 5 फैक्टर्स आपके मेजरिंग फैक्टर्स आए, फ्लूइड रीजनिंग, नॉलेज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग एंड वर्किंग मेमोरी, राइट। Based on their administration procedure, they can be characterized as individual and group test, ठीक है। एक सेकेंड, ये वेशलर्स टेस्ट है ना, यहाँ पे था, रुको, ये ग्रुप, पहले इसको एक मिनट। जैसे यहाँ पे आपने ये पढ़ा, समझो इधर, कि इंडिविजुअल टेस्ट क्या होता है, वन इंडिविजुअल एट अ टाइम होता है, ठीक है। और ये इसके एग्जांपल्स आपने देख लिए, कौन कौन से यहाँ पे स्टैंडर्डाइज टेस्ट आते हैं वो आपने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। हमने स्टैनफोर्ड जो टेस्ट था उसको पढ़ लिया, इंडिविजुअल टेस्ट, ठीक है। इसके बाद ये इसका कंपैरिजन दे रखा हुआ, कंपैरिजन पे बाद में आएंगे, पहले हम ग्रुप वाले को पढ़ते हैं। ये वेचलर स्केल का पूरा दे रखा हुआ है, क्योंकि जो आपकी बिने एंड साइमन एंड वेचलर जो स्केल है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे डिटेल में है ये, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि ग्रुप टेस्ट क्या होते हैं, है ना। Group test is one that can be administered to more than one person at the same time। मतलब ग्रुप टेस्ट वो होता है जब more than one person, आप एक ही टाइम में एक से ज्यादा लोगों को टेस्ट दे पा रहे हो, तो वो होता है आपका ग्रुप टेस्ट। लेकिन एक टाइम में सिर्फ एक को ही टेस्ट दे रहे हो तो वो होता है इंडिविजुअल टेस्ट, समझ रहे हो। ग्रुप टेस्ट एक बार में एक को दे रहे हो, ठीक है, इंडिविजुअल टेस्ट एक बार में एक को दे रहे हो, और ग्रुप टेस्ट एक बार में कई लोगों को दे रहे हो, है ना, तो ये ग्रुप टेस्ट हो जाता है, ठीक है। देर आर मेनी इंटेलिजेंस टेस्ट दैट कैन बी कंसिडर। अब इनके सिर्फ देखो, ग्रुप टेस्ट में बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है, लेकिन इतनी थ्योरी हमें समझ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, ये पता करना है कि ग्रुप टेस्ट और इंडिविजुअल टेस्ट होता क्या है, बस इतना काफी है। और उसके एग्जाम्पल्स क्या है, उसके मतलब कौन कौन से इंटेलिजेंस टेस्ट हैं जो ग्रुप टेस्ट को फॉलो करते हैं। जैसे मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी, जिसे मैप बोलते हैं, किसने दिया था, साथ साथ में नाम याद रखो, जैक्सन ने 1984। अब इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं अब आपकी एनटीए में, तो ध्यान रखो इसको। कॉग्निटिव एबिलिटीज जो टेस्ट होते हैं, लोहमन एंड हेजन ने 2001 में दिया था। कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट है, ठीक है, ये आपके 1940 में, अभी हम लोग पढ़ेंगे भी। रोविंस की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है जो आपकी 1938 फिर 1992 में आई हुई थी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनको नाम याद रखना है। अब इनका जरा सा कंपैरिजन समझ लो। बेस्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर, मतलब जब इसको एडमिनिस्टर करते हैं इंडिविजुअल टेस्ट को और ग्रुप टेस्ट को, तो उसके बेसिस पे इनको कैरेक्टराइज किया गया। कैसे, इंडिविजुअल जो टेस्ट होता है वो एडमिनिस्टर्ड होता है 1 पर्सन पे, ठीक है, लेकिन ग्रुप टेस्ट किस पे होता है, सेवरल पर्सन पे होता है, मतलब मोर देन 1।
In individual test, the test administrator establish a rapport with the subject and is sensitive to his or feeling, moods and expression during the testing session. मतलब जब भी इंडिविजुअल टेस्ट होता है तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है उसको क्या करना हो पड़ता है, इस्टेब्लिश करना पड़ता है एक रैपर्ड, किसके साथ, जो भी आपका सब्जेक्ट है, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके साथ आपको एक रैपर्ड बिल्डिंग करनी होती है, जिससे आप उसकी फीलिंग्स को समझ पाओ, उसके मूड्स को समझ पाओ, है ना। जब टेस्टिंग सेशन चल रहे हो तो उसको मतलब उसके टूवर्ड्स आपको सेंसिटिव रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है आपके इंडिविजुअल टेस्ट में। लेकिन जब ग्रुप टेस्ट की बात करते हैं, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके। जब भी हम बात करते हैं ग्रुप टेस्ट की, तो टेस्टर इज नॉट फैमिलियर विद द सब्जेक्ट। यहाँ पे टेस्टर आपके सब्जेक्ट के साथ फैमिलियर नहीं होता है, समझ रहे हो। इंडिविजुअल टेस्ट में क्या होता है, टेस्टर जो होता है उसको सब्जेक्ट के बारे में सारी चीजें पता होती हैं, उसको एक रिलेशनशिप उसके साथ स्टैब्लिश करना पड़ता है, उसकी टूवर्ड्स उसको सेंसिटिव रहना होता है। लेकिन जब ग्रुप टेस्ट की बात करते हैं तो टेस्टर जो भी उसका सब्जेक्ट है उसके साथ फैमिलियर नहीं होता है उतना ज्यादा, ठीक है। इन इंडिविजुअल टेस्ट पीपल आंसर इन ओरल और रिटन फॉर्म, ठीक है। जब भी इंडिविजुअल टेस्ट होता है तो लोग क्या जो भी इंडिविजुअल है वो ओरल फॉर्म में या फिर रिटन फॉर्म में आंसर करके आपको बताएगा। लेकिन जब भी ग्रुप टेस्ट होगा तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस फिलिंग, ठीक है, मल्टीपल चॉइस के जो आंसर होते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे आपके, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट क्या है, ड्रॉ मैन टेस्ट किसने दिया था, बाय पमिला पाठक। अब ये जो WAIS है, WAIS है, WISSC है, इन दोनों के फुल फॉर्म जिनको भी पता हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ठीक है। नहीं अगर जिनको पता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और जिनको नहीं पता है तो कल का सेशन प्लीज इसको देखिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता भी दूंगी वहां पे। एलेक्जेंडर पास एलो, ठीक है। और एग्जाम्पल ग्रुप टेस्ट के क्या है आपके, ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बाय एस जलोटा। तो ये आपको नाम याद रखने, ये जो स्लाइड है ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आ जाए यहाँ पे बैचलर्स का जो स्केल है वो देख लेते हैं। डॉक्टर डेविड बैचलर ने ये स्केल को डेवलप किया था। इन्होंने, अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, बैचलर्स की जो स्केल थी वो मतलब इन्होंने 3 स्केल्स को डेवलप किया था, ठीक है। कितनी स्केल्स को डेवलप किया था, 3 स्केल को। सबसे पहले जो था वो 1 फॉर एडल्ट, 1 फॉर स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन है उनके लिए, एंड 1 फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। ध्यान देखना कि बैचलर ने 3 स्केल्स को डेवलप किया था, एक एडल्ट के लिए, एक स्कूल एज चिल्ड्रन के लिए, एक प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए। ऑल 3 ऑफ हिज टेस्ट कंटेन सेवरल सबसेट्स फ्रॉम वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल डोमेन। मतलब ये जो आपका 3 टेस्ट, इन्होंने 3 स्केल को डेवलप किया है ना। ये पूरे तीनों टेस्ट में इन्होंने कई सारे सब टेस्ट थे, जिसमें कुछ वर्बल टेस्ट थे और कुछ नॉन वर्बल टेस्ट थे, है ना, ठीक है। दे कैन मेजर द इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज। अब ये जो टेस्ट है ये आपकी जो इंटेलिजेंस है और जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज है उसको ये मेजर करते हैं। ही डेवलप हिज फर्स्ट, जो इनका पहला टेस्ट था बैचलर्स का, ठीक है, बेलवी स्केल, वो कब इन्होंने किया था, 1939 में, जब ये एक बेलवे हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। ही डिवाइज अ न्यू फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग IQ फ्रॉम हिज स्केल, जिसमें इन्होंने देखो जैसे पहले IQ का जो फॉर्मूला है, हम लोग को क्या पता है, IQ इज इक्वल्स टू क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। ये बैचलर ने नहीं दिया था, ध्यान रखना, नहीं ऐसे समझो कि बैचलर ने दिया था, नहीं। ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना, ये IQ किसने दिया था, बताया हुआ है लेकिन फिर भी ये IQ का ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, समझ रहे हो, ये वाला IQ इज इक्वल्स टू मेंटल एज, क्वेश्चन आते हैं इसके, क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला किसने दिया था, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, है ना। उम्मीद करती हूँ पता है, बताया भी हुआ है, ठीक। तो इन्होंने जैसे कि इन्होंने IQ का जो टेस्ट था, ठीक है, इन्होंने अपने स्कूल स्केल से IQ को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला बताया। तो बैचलर के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला था वो क्या था, IQ इज इक्वल्स टू अटेन्ड या फिर एक्चुअल जो स्कोर है ना, जो भी एक्चुअल स्कोर है अपॉन जो एक्सपेक्टेड आपका मीन स्कोर है ना, एक्सपेक्टेड मीन स्कोर फॉर एज, ठीक है। ये फॉर्मूला किसने दिया था, आपके बैचलर ने दिया था, ठीक है। ये किसने दिया था, आपका बैचलर ने दिया था। समझ में आई बात। अब इसको किसने दिया था, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। प्लस
आप वो ये जो आप क्या बोलते हैं इसको, ये जो दो हैं, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ही बता देना, और कल मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगी आपके साथ। डिटेल में नहीं, मतलब डिटेल में जरूरत नहीं है इसको डिस्कस करने की, बस मैं फिर भी आपको एक सरफेस लेवल पे इसके बारे में समझा दूंगी, ठीक है। दो होमवर्क हो गए आप लोगों के। अब ये आते हैं वर्बल टेस्ट पे, फिर आते हैं नॉन वर्बल टेस्ट पे, ठीक है। वर्बल टेस्ट क्या है? इज द एबिलिटी टू यूज एंड सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग लैंग्वेज बेस्ड रीजनिंग। मतलब जब हम लैंग्वेज बेस्ड रीजनिंग का यूज करते हैं, ठीक है, किसका? लैंग्वेज बेस्ड रीजनिंग का यूज करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो वो क्या होती है? हमारी वर्बल टेस्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है, जहां पे हम क्या करते हैं? लैंग्वेज का यूज करते हैं। वर्बल इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है? इज द एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड एंड सॉल्व लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है, समझ रहे हो? वर्बल कहने, अब जब कहते हैं वर्बली आप बात कर रहे हो, तो वर्बली कहने का मतलब ही क्या हुआ कि आप लैंग्वेज का यूज कर रहे हो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इनिशियली अप्रोक्सीमेटली ऑल इंटेलिजेंस टेस्ट वर बेस्ड ऑन द लैंग्वेज। देखा जाए तो जितने भी आपके इंटेलिजेंस टेस्ट है, ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर आपके वर्बल ही होते हैं, ठीक है। ओनली बट लेटर इट वाज रियलाइज दैट सच टेस्ट आर नो यूज ऑफ पीपल हु वर इलिटरेट, young children who have not acquired the language abilities fully and people with speech difficulty। अब इस लाइन में क्या लिखा हुआ है? अच्छा आगे भी देख लो। टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ दीज वर्बल टेस्ट many psychologists come up with the number of non-verbal intelligence tests। क्या मतलब है यहाँ का? देखो यहाँ पे मैंने क्या बातें बताई। वर्बल टेस्ट कौन से टेस्ट होते हैं? जहाँ पे हम लैंग्वेज बेस्ड रीजनिंग मतलब हम लोग लैंग्वेज बेस्ड रीजनिंग का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इट इज द एबिलिटी, ठीक है, जिसका हम यूज करते हैं, जहां पे हम अपनी लैंग्वेज का यूज करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखा जाए इनिशियली मतलब शुरुआती दौर में लगभग जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट थे वहां पे आपका वर्बल टेस्ट ही यूज होता था, ठीक है, वर्बल वहां पे लैंग्वेज ही यूज होती थी। लेकिन ये जो वर्बल टेस्ट हम करवा रहे हैं उसमें तो पार्टिसिपेट खाली लिटरेट लोग ही कर पाएंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं सिर्फ वही वहां पे शामिल हो पाएंगे। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट है, ठीक है, वो इस टेस्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। कोई बच्चा है अभी उसने कुछ सीखा ही नहीं है तो वो उस चीज में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएगा। मतलब जो वर्बल टेस्ट है वो सिर्फ किनके लिए था? जो लिटरेट लोग थे, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग थे उनके लिए था। इलिटरेट लोगों के लिए वर्बल टेस्ट नहीं था। इसी चीज, ये जो कमी थी, है ना, ये जो कमी थी, इसी चीज से ओवरकम करने के लिए यहाँ पे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आया, ठीक है। क्या आया? नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आया। जो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट था, यहाँ पे हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं विजुअल इंफॉर्मेशन को, ठीक है, विजुअल जो भी इंफॉर्मेशन है हम वहां पे क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। लाइक आपको पजल वगैरह दे दिया, ठीक है, या फिर कोई ऐसे पैटर्न बना के दे दिया, अब बोला जा रहा है आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? कोई भी पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी ये देख करके इसको सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मतलब यहाँ पे पैटर्न्स को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? पैटर्न्स को क्रिएट कर रहे हैं फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? नॉन वर्बल चीजों का यूज कर रहे हैं। समझ आसान शब्दों में समझना चाहो तो जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रही है, ठीक है, टीचर की पढ़ाने की छोड़ो, कभी कभी आप लोग भी देखोगे कभी किसी क्लिनिक वगैरह, जनरली मैंने देखा हुआ है तो मैं बता रही हूँ वही एक्सपीरियंस, कि जब आप किसी क्लिनिक में जा रहे हो, ठीक है, वहां पे बहुत सारी मैगजीन्स रखी होती हैं, समझ रहे हो। कुछ एक मैगजीन का जो ढेर होता है वो इंग्लिश का होता है, एक मैगजीन्स का जो ढेर होता है वहां पे हिंदी का होता है, ठीक है। मान लो कोई वहां पे जो आया है वो लिटरेट नहीं, मतलब वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया? इस बुक को, यहाँ से बुक को उठाया, तो ये जो बुक है, ठीक है, ये मान लो ये एक बुक है जहां पे खाली वर्बल चीजों का यूज नहीं किया गया, मतलब ये एक ऐसी बुक है जहां पे नॉन वर्बल चीजों का यूज किया गया है, समझ रहे हो, नॉन वर्बल चीज मतलब इमेजेस का यूज किया गया जहां पे, तो वो क्या करेगा? इस बुक को उठा लेगा, ठीक है, इस बुक को उसने उठा लिया। मान लो ये इन्वायरमेंट की बुक है, मान लेते हैं कि ये मैगजीन तो नहीं है लेकिन फिर भी इन्वायरमेंट का कुछ सेक्शन यहाँ पे दे रखा हुआ है, ठीक, तो वहां पे उसने देखा, ठीक है, तो वाटर जो कंजर्वेशन होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ इमेजेस दे रखी हुई, कुछ ट्रेडिशनल मेथड यहाँ पे दे रखे हुए जो इमेज के फॉर्म में दे रखे हुए, कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इमेज ही बनी हुई है। तो वो जो पर्सन है वो इस चीज को समझ जाएगा, ठीक है, इमेज को देख करके उस चीज को विजुअलाइज करके वो इस चीज को समझ जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, नॉन वर्बल टेस्ट का यूज हुआ जा रहा है। ठीक है, और जो कोई पढ़ा लिखा भी है वो भी इस मैगजीन को उठाएगा तो भी पढ़ लेगा, और कोई नहीं पढ़ा लिखा भी है तो भी इस मैगजीन को उठाएगा तो भी वो पढ़ लेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉन वर्बल टेस्ट का यूज किया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग जैसे नॉन वर्बल चीजें नहीं होती हैं कि आप किसी चीज को देख करके विजुअलाइज कर लेते हो। ठीक है, जैसे आप ट्रैफिक पे जा रहे हो, ठीक है, मतलब गाड़ी चला रहे हो, वहां पे जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वो आपको बोलता तो है नहीं, लैंग्वेज में आके बोल नहीं रहा है, आपने इमेज देखा, आपको सिंबल पता है, ठीक है, सिंबल्स को आपने विजुलाइज किया, हाँ ये ऐसे, बस आप समझ गए उस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक मतलब हम विजुलाइज करते हैं, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कुछ पैटर्न का, जिससे हम जो लोग लिटरेट नहीं है उनको भी यहाँ पे शामिल कर पाए। तो ये होता है नॉन वर्बल टेस्ट। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट हो गए। ठीक है, अभी आ जाओ नेक्स्ट पे। अभी हमने दो टाइप पढ़ लिए, ठीक है, एक वर्बल नॉन वर्बल, एक इंडिविजुअल टेस्ट, एक नॉन इंडिविजुअल टेस्ट। अब आते हैं हम लोग एप्लीकेबिलिटी बेस्ड ऑन द कल्चर, मतलब कल्चर के बेसिस पे। ठीक है, अभी यहाँ पे दो टेस्ट आते हैं आपके, एक आता है कल्चर फेयर टेस्ट आता है, एक आता है आपका कल्चर बायस टेस्ट। ठीक है, मैंने इसका शॉर्ट में डाला था, रुको, हाँ है तो ठीक है, पहले यहाँ पे समझ लो। डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट टू विच एन इंटेलिजेंस टेस्ट फेवर वन कल्चर ओवर अनदर, इंटेलिजेंस टेस्ट आर क्लासिफाइड, मतलब हमने कल्चर के बेसिस पे यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट को डिवाइड किया कि कौन सा इंटेलिजेंस टेस्ट है, कि मतलब एक कल्चर या दूसरे कल्चर को मतलब कैसे वो फेवर करता है। ठीक है, उस बेसिस पे हमने यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट को डिवाइड किया, कल्चर फेयर और कल्चर बायस टेस्ट। जब भी कल्चर फेयर टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, टू अ पर्टिकुलर कल्चर, किसी कल्चर फेयर टेस्ट आर फेयर टू अ पर्टिकुलर कल्चर, मतलब जो कल्चर फेयर टेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, फेयर होते हैं किसी पर्टिकुलर कल्चर पे। ठीक है, सच एज नॉन वर्बल, अब ये ध्यान रखना, जो नॉन वर्बल है और जो परफॉर्मेंस टेस्ट है। ठीक है, कल्चर बायस टेस्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, कुछ बायसनेस आ जाएगी, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगी, बायसनेस आ जाएगी। अब इसको एग्जांपल से समझो, ऐसे नहीं समझ में आया होगा। फॉर एग्जांपल, टेस्ट बेस्ड ऑन द नॉर्म्स ऑफ अर्बन सोसाइटी इज कल्चर फेयर, मतलब आपने एक टेस्ट बनाया, ठीक है, एक आपने टेस्ट बनाया, ठीक है, यहाँ पे दो ग्रुप है आपके, ठीक है, एक अर्बन ग्रुप है, एक रूरल ग्रुप है, समझ रहे हो? ठीक, जो आपने टेस्ट बनाया है ये वाला, इसको टेस्ट को बनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस को आपने फॉलो किया होगा, तो वो जो भी गाइडलाइंस है, जो भी नॉर्म्स है, वो आपने कौन से फॉलो किए, जो अर्बन सोसाइटी को सूट करते हैं, समझ रहे हो, जो अर्बन सोसाइटी को सूट करते हैं। तो ये क्या है, अर्बन सोसाइटी वाले आपने नॉर्म्स को कल्चर को यहाँ पे फॉलो कराया। ठीक, तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर कल्चर को आप लेके चले यहाँ पे। ठीक है, तो देखा जाए इन दोनों ग्रुप के जो लोग होंगे, तो इनके लिए ये वाला जो टेस्ट है, इनके लिए कैसा होगा, कल्चर फेयर होगा, समझ रहे हो, इनके लिए कैसा होगा, ये कल्चर फेयर टेस्ट होगा। लेकिन ये जो रूरल वाले ग्रुप के लोग होंगे, इनके लिए कैसा होगा, ये कल्चर बायस्ड होगा। ये बात समझ में आई या फिर नहीं आई? समझ में आई बात, कि एक टेस्ट को आपने डेवलप किया, उसके कुछ सर्टेन रूल्स नॉर्म्स गाइडलाइंस कुछ होते हैं, उसको उसका बेसिस क्या था, आपका अर्बन सोसाइटी। ठीक है, पूरा अर्बन सोसाइटी को ध्यान में रख के आपने सारी चीजें की, और दो ग्रुप है आपके पास, एक अर्बन ग्रुप है, एक रूरल ग्रुप है। तो ये वाला जो टेस्ट होगा अर्बन वाले ग्रुप के लिए, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर कल्चर को ध्यान में रखा, सिर्फ एक पर्टिकुलर, जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर कल्चर को ध्यान में रखोगे तो वो आपका कल्चर फेयर टेस्ट के लिए में जाएगा। तो अर्बन ग्रुप वाले लोगों के लिए ये कल्चर फेयर टेस्ट हो गया, लेकिन रूरल ग्रुप वाले लोगों के लिए कल्चर बायस टेस्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है बातें? कल्चर फेयर टेस्ट एंड कल्चर बायस टेस्ट में ही आपका कल्चर फेयर आईक्यू टेस्ट आता है। ठीक है, क्या आता है, कल्चर फेयर, जो कल्चर फेयर टेस्ट होता है उसको कल्चर फ्री टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कल्चर फ्री टेस्ट भी बोलते हैं। आर डिजाइन टू असेस द इंटेलिजेंस विदाउट रिलाइंग ऑन नॉलेज स्पेसिफिक टू एनी इंडिविजुअल ग्रुप, कल्चरल ग्रुप। द कल्चर फेयर आईक्यू टेस्ट, ये जो कल्चर फेयर आईक्यू टेस्ट है, इज डिजाइन टू टेस्ट नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसको डिजाइन किया गया था नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को टेस्ट करने के लिए, जबकि वाइल मिनिमाइजिंग द कल्चरल और एजुकेशनल बायस, मतलब हम कल्चरल जो बायस टेस्ट है उसको मिनिमाइज करने के लिए हमने कल्चर फेयर आईक्यू टेस्ट को डिजाइन किया, जिससे हम नॉन वर्बल जो इंटेलिजेंस है उसको मेजर कर पाए। इट विल मेजर योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ये जो कल्चर फेयर आईक्यू है, ये आपकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है इसको
टेस्ट करेगा, मेजर करेगा, इंटरटेन करेगा इन्फिनाइटली एंड टाई योर ब्रेन इन अ थाउजेंड्स नॉट, मतलब आपको इंटरटेन करेगा, आपको इमेजेस पैटर्न से, मतलब ओवरऑल जो बायसनेस है, मतलब इस ये जो टेस्ट को लाया गया है उसका मेन मतलब सिर्फ यही है, ये जो कल्चर बायसनेस है इसको हटाने के लिए, समझ रहे हो, कल्चर फेयर हमें चाहिए, कल्चर फ्री टेस्ट चाहिए। फॉर दैट यहाँ पे कल्चर फेयर आईक्यू टेस्ट लाया गया जिससे हम इस चीज को अवॉइड कर पाए, ठीक है। द क्वेश्चन, अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो डिफिकल्टी के टर्म्स में होंगे, ठीक है, पहले थोड़ा इजी, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट, फिर थोड़ा डिफिकल्ट, फिर थोड़ा थोड़ा सा करके बहुत डिफिकल्ट। एग्जामिन द लार्ज इमेज, जैसे किसी लार्ज इमेज को जैसे समझो ऐसे, ये समझ रहे हो, ये छोटा फिर ये बड़ा, एक मिनट, ये छोटा फिर ये बड़ा फिर ये बड़ा, ऐसे करके, समझ रहे हो, ऐसे ये चीज यहाँ पे बोल रही है, ठीक है, क्लियर है। हमने क्या किया, छोटी इमेज से एक लार्जर इमेज को देखा, एक छोटी चीज से हमने क्या किया, एक लार्जर पीस को देखा, ठीक है। कल्चर फेयर टेस्ट करेंटली एडमिनिस्टर्ड इंक्लूड द लर्निंग, अब ये ध्यान रखना, ये जो कल्चर टेस्ट है जहाँ जिसको करेंटली एडमिनिस्टर किया जा रहा है, जहाँ पे क्या चीजें आती हैं, लर्निंग पोटेंशियल असेसमेंट डिवाइस, ठीक है, लर्निंग पोटेंशियल असेसमेंट डिवाइस। एक मिनट रुको जरा सी, नहीं, सही है, रुको एक मिनट, फिर मैं एक बार चेक कर लूँ, मैं गड़बड़ ना कर दिया हो। एक सेकेंड का टाइम देना। एलपी, ठीक 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 है, सही है। डी पैड बोलते हैं, वही मुझे कंफ्यूजन था यहाँ पे। लर्निंग पोटेंशियल असेसमेंट डिवाइस, द कल्चर फ्री सेल्फ स्टीम इन्वेंट्रीज एंड कैटल का कल्चर फेयर सीरीज, जहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ अ स्केल्स 1 to 3 फॉर एज, ये ध्यान रखना, ये देखो यहाँ पे ये कैटल का कल्चर फेयर सीरीज है, ठीक है, जहाँ पे 1 to 3 फॉर एज ग्रुप। एक मिनट को कुछ मुझे लग रहा है मैंने मिस कर दिया, मतलब हाँ सॉरी, ठीक है, एजेस एजेस 4 and ऑफ, मतलब ये जो टेस्ट था आपका कैटल का कल्चर फेयर सीरीज का, वो 1 से 3, ठीक है, और 4+ वालों के लिए डेवलप किया गया था, ठीक है। अब कल्चर फेयर टेस्ट और कल्चर जो बायस टेस्ट है उनके बीच का ये कंपैरिजन है। एवरी कल्चर इज अ यूनिक इन टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यूज, लैंग्वेज, एक्सपेक्टेशन, डिमांड्स एंड एनवायरमेंटल experiences. A child reared in the US will be very different in many respects from a child being brought up in an Indian suburban area. सही बात है। कल्चर फेयर की अगर हम बात करें यहाँ पे टेस्ट में, तो कोई भी कल्चर हो उसके अपने, जो एक बच्चा है, ठीक है, यूएस में पला बड़ा है, ठीक है, एक बच्चा है जो यूएस में पला बड़ा है, एक बच्चा है इंडिया में पला बड़ा है, ठीक है, तो दोनों के कल्चर में फर्क होगा ना, समझ रहे हो, इसको जो कल्चर मिला है वो अलग है, इसको जो कल्चर मिला है वो अलग है, तो वही चीज बोली जा रही है, इसका जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग है क्योंकि इसको यूएस का कल्चर मिला है, ठीक है। हर कल्चर हर जगह जैसे पंजाबी हो, है ना, या फिर कोई दूसरे लोग हों, ठीक है, सबका अपना अपना कल्चर होता है, ठीक है, सब अपने अपने कल्चर को ही फॉलो करते हैं, हम क्या करते हैं, उस कल्चर को अडेप्ट करते हैं, ठीक है, मतलब एक कल्चरेशन में क्या होता है, एक कल्चर से दूसरे कल्चर को अडेप्ट करना, ठीक है। तो कल्चर फेयर टेस्ट में हर कल्चर अपना उनका खुद का लैंग्वेज होता है, जैसे पंजाबी है, झारखंडी है, झारखंड वाले जितने भी हैं, मतलब सबके अलग अलग लैंग्वेज है, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज हैं, एक्सपेक्टेशन है, डिमांड है, इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंसेस है, सब कुछ है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हर बच्चे का जो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग ही उसका पालन पोषण होता है। ड्यू टू दिस रीजन फॉर असेसिंग इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर, साइकोलॉजिस्ट केम अप विद टेस्ट आर फ्री फ्रॉम एनी कल्चर बायस, मतलब इसी वजह से साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, एक ऐसा कल्चर को डेवलप किया जो बायसनेस से फ्री होना चाहिए, जहां पे कोई बायस्ड ना हो, ठीक है। Culture bias test, many psychologists have attempted to develop culture fair intelligence test by making them non-verbal in nature. अब देखो, जब कल्चर फेयर टेस्ट हमको करना है तो हमें नॉन वर्बल नेचर्स को यूज करना पड़ेगा, ठीक है, नॉन वर्बल नेचर्स को यहाँ पे यूज करना होगा, तभी हम कल्चर फेयर टेस्ट को यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने
कल्चर फेयर टेस्ट को यूज किया नॉन वर्बल चीजों को यूज करके. हाउएवर इट वाज रियलाइज दैट इम्पैक्ट ऑफ कल्चर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस टेस्ट इवन आफ्टर मेकिंग इट नॉन वर्बल कंप्लीटली. ड्यू टू दिस रीजन ओनली द टर्म कल्चर फेयर इज यूज इन द प्लेस ऑफ कल्चर फ्री टेस्ट. देखो यहाँ पे अभी मैं एक उससे समझाती हूँ. जब हम बात करते हैं कल्चर फेयर टेस्ट की, ठीक है, कल्चर फेयर टेस्ट और कल्चर बायस टेस्ट, ठीक है. जैसे एक बच्चा आपका यूएस में पढ़ा हुआ है, मतलब यूएस में ही पूरा पला बड़ा शुरुआत से लेके रह रहा है. एक बच्चा आपका इंडिया में है, ठीक है. हमको क्या करना है, कल्चर जो बायस्ड टेस्ट है उसको हटाना है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, नॉन वर्बल जो टेस्ट हैं उनका यहाँ पे यूज करेंगे, नॉन वर्बल पेयर वगैरह का यूज करेंगे, ठीक है. दोनों का ही कल्चर अलग है, इसका कल्चर अलग है, इसका कल्चर अलग है, समझ रहे हो, दोनों ही अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, ठीक. ये वेस्टर्न है, ये इंडियन है, समझ रहे हो इस चीज को. हम चाहे जितने भी नॉन वर्बल जो टेस्ट हैं, पैटर्न्स हैं, इमेजेस हैं, उनका यूज कर ले, ठीक है. हमने मान लो कोई एक ऐसा टेस्ट लिया नॉन वर्बल का, ठीक है. कल्चर बायस टेस्ट को अवॉइड करने के लिए हमने इस टेस्ट को यहाँ पे यूज किया. कौन से टेस्ट को, नॉन वर्बल. लेकिन जब यूएस वाला बच्चा इस टेस्ट को करेगा तो वो कहीं ना कहीं उसका कल्चर उसको इम्पैक्ट करेगा, ठीक है. आप जिस कल्चर को से फॉलो, मतलब जिस कल्चर से आते हो, ठीक है, वो कल्चर आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है. आप जिस कल्चर से आते हो, कोई भी कल्चर हो XYZ, ठीक है, कहीं ना, चाहे जितना भी हो, आप जब किसी जगह दूसरी जगह जाओगे तो वो आपको इम्पैक्ट डालता ही डालता है. सिमिलरली इंडिया का जो बच्चा होगा, जब भी इस टेस्ट को करेगा तो उसका भी कल्चर उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस करता है. हमारा कल्चर हमें इन्फ्लुएंस करता है, जाहिर सी बात है, ठीक है. तो ये चीज यहाँ पे आई. तो कल्चर बायस टेस्ट ये होता है आपका, और कल्चर फेयर टेस्ट ये था, ठीक है. क्लियर है बातें. अगर एक लाइन में समझना चाहते हो तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है. मतलब किसी ये चीज जो मैंने समझाई है, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो समझो कल्चर फेयर टेस्ट और कल्चर बायस टेस्ट आपको क्लियर है, ठीक है. थोड़ा डिटेल में है ये, लेकिन इतना जरूरत नहीं है, ठीक है. ये चीजें क्लियर है, नाम याद रखना है. अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है. मैं सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग का यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर दे रही हूँ. उसके अलावा ये कुछ टर्म्स हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है, और इनको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, आज के सेशन में नहीं करेंगे. प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, किसी डिफिकल्टी से निकलने का रास्ता, हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हो, किसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं. कोई ऑब्स्टिकल आ गया है, हमारे गोल को जब हम रीच करने जा रहे हैं तो हमारे रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आ गया, उससे हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. उससे हम निकलने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक तरीके के हमारे इंटेलिजेंस का ही पार्ट हो जाता है, समझ रहे हो, एक तरीके से हमारे इंटेलिजेंस का ही पार्ट हो जाता है, ठीक. इंटेलिजेंस इज अ स्पेसिफिक गिफ्ट ऑफ मैन काइंड सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड कैन बी रिगार्डेड एज अ मोस्ट करेक्टरिस्टिकली ह्यूमन एक्टिविटी. मतलब इंटेलिजेंस एक तरीके का हमारा एक स्पेसिफिक गिफ्ट है जो ह्यूमन को दिया गया है, जो हम यूज करते हैं जब भी जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, किसी डिफिकल्टी से हमें निकलना होता है. देयर आर द मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग मेनी काइंड ऑफ रिक्रिएशनल प्रॉब्लम, करियर प्रॉब्लम, स्कूल ओरिएंटेड प्रॉब्लम, है ना. कई सारी प्रॉब्लम्स है, हर किसी की प्रॉब्लम अलग अलग से, सच एज द प्रॉब्लम ऑफ अभी कुछ एग्जांपल ही लिखे हुए हैं, मैं वही बता रही हूँ, ठीक है. सच एज अब देखो ये तो सिर्फ सिंपल से इंट्रोडक्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, आगे भी कंसेप्ट है. सच एज द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू गेट प्रमोटेड, मतलब कैसे प्रमोट हो, कैसे हम टेस्ट को पढ़ें, कैसे हम एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आए, कैसे हम शादी किससे हमको मैरी करना चाहिए, है ना, ये वाली सारी चीजें. कुछ को करियर की प्रॉब्लम है, कुछ कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो ये सब क्या है, ये सब प्रॉब्लम है. हमें क्या करना है, अपने इंटेलिजेंस का यूज करके इन सारी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, ठीक. तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक. अब इसको हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है. ये कुछ टर्म्स हैं जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग आते हैं. ओरिजिनल और इनिशियल स्टेट, गोल और एंड स्टेट, पर्सन और ऑपरेटर, फिर आता है रूल्स, ठीक है. ये पूरा ऐसे यहाँ पे चलता है, ठीक है. तो इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, आज के सेशन में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है. अभी इधर आओ जरा सा, मैं एक चीज यहाँ पे आपको बता देती हूँ. यहाँ तक चीजें तो क्लियर है ना, किसी को कोई दिक्कत, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है, अगर किसी को कोई मतलब चीजें नहीं समझ में आई हो, ठीक है, या फिर प्रीवियस स्लाइड में किसी को ऐसा कुछ हो, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना. अब देखो हमने यहाँ पे क्या क्या चीजों को डिस्कस कर लिया है. जो नेक्स्ट सेशन होगा वो भी इतना ही छोटा ही होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा वो भी सेशन, ठीक है. यहाँ पे हम लोगों ने ये तो एकदम से भागने ही लगा, वापस आ जाओ.
यहाँ पे क्या है, हमने अप्रोचेस देख ली इंटेलिजेंस की, यूनिट 3 टू मल्टीपल मैंने पूरी डिटेल में कराई है, कोई भी स्किप नहीं है आपकी, ठीक है, प्रीवियस सेशन में दे रखा हुआ पूरा डिटेल में। सोशल इंटेलिजेंस क्या होती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, पूरा डिटेल में कराया। जो थ्योरीज है आपकी इंटेलिजेंस की, स्टर्नबर्ग की भी डिटेल में कराया, गार्डनर की भी डिटेल में कराया। असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस जितना मैंने पढ़ाया है उतना सफिशिएंट है, ठीक है। और जो मैंने 2 होमवर्क दिए हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि हाँ इसका मतलब क्या है, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है और किसने दिया है वो जो आईक्यू का फॉर्मूला है, ठीक है। अब बचता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का देखो इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है, 2-4 पॉइंट जो भी मैंने टर्म्स आपको बताए हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बचा है आपका, क्रिटिकल थिंकिंग बचा है आपका, मेटाकोग्निशन बचा है आपका, और क्रिएटिविटी बचा है, ठीक है। इसको हम लोग मतलब मैं कल जो आपकी स्लाइड होगी 15 से 20 स्लाइड ही होंगी, लेकिन बहुत डिटेल में होंगी, जिससे आपको ये जो चारों टर्म्स है ना उसमें दिक्कत नहीं होगी कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, समझ रहे हो। तो मैं इतना डिटेल में आपको करा दूंगी कि ये चीजें आपसे आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये एक सेशन और रहेगा यूनिट 3 के 20 सेक्शन का, ठीक। तो ये कल के सेशन में करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये जो सेशंस हैं ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, आपकी स्टडीज में हेल्प कर पा रहे होंगे आपको। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है। उसके अलावा जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो वो लोग प्लीज़ टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। मैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पेपर 1 की पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। मैं पेपर 1 करा नहीं रही यहाँ पे, बट स्टिल मैं काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे आप लोग को करंट अफेयर से रिलेटेड है ना, और इन्वायरमेंट सेक्शन से, हायर एजुकेशन से जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है। आगे जब आपके एग्जाम की डेट वगैरह आ जाएंगी तो सारी चीज़ें मैं वहीं पे आपको शेयर करूंगी, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए। एंड वीडियोस को प्लीज़ लाइक करना अगर अच्छा लगे आप लोगों को, है ना। सो आज के लिए तो इतना ही। थैंक यू सो मच।